नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MCC खानपुर में। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम शुरू से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारियों में हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किस तरीके से हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ, उन सब की बात करते हुए और हम पहुंचेंगे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो केवल नॉर्मल सा परिचय आज की हम वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान। संविधान तो वैसे लगभग सभी जानते हैं कि संविधान क्या होता है। एक दस्तावेज जिसमें कुछ मूलभूत बुनियादी सिद्धांत और उन सिद्धांतों के आधार पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था का अगर संचालन किया जाए तो उस एक पुस्तक को या दस्तावेज को संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के इतिहास की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा द बर्थ ऑफ एम्पायर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म कब हुआ और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापार के मकसद से भारत में आई और उन्होंने किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा जमाया। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बर्थ की, इसके जन्म की, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करें मित्रों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी कितने सदस्यीय थी? क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का सहयोग होता है, साथ होता है, तब जाके हम किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो देखिए, सदस्य संख्या की बात करें, कुल सदस्य संख्या जो मैनेजमेंट और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो लगभग 215 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 215 सदस्य इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे, जो उसकी व्यवस्था को देखते थे, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रबंध की व्यवस्था, सबको देखते थे। मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, यहाँ की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, तो उन्होंने एक चार्टर मतलब एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति थे उनको 15 वर्ष के लिए भारत और उत्तर पूर्व जो एशिया के जो राज्य थे उनमें व्यापार करने की परमिशन दी। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। क्या था मित्रों? व्यापार करना। मूल उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? व्यापार करना। तो याद रखना, मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ठीक है। केवल और केवल ये व्यापार के मकसद से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, क्योंकि भारत उस समय एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, बहुत बड़ी एक, अगर देखा जाए तो अब ये कंपनी क्या चाहती थी कि भारत के साथ किसी भी प्रकार से हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित हो। उस समय अगर तत्कालिक परिस्थितियों की बात करें तो भारत देश में मुगल साम्राज्य स्थापित था, मुगल शासन व्यवस्था थी। क्या थी? मुगल शासन व्यवस्था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रथम जो प्रतिनिधि भारत आया था उस प्रतिनिधि का नाम है विलियम हॉकिंस। क्या नाम है? विलियम हॉकिंस। कौन व्यक्ति भारत आए थे? विलियम हॉकिंस। और ये विलियम हॉकिंस भारत आते हैं समुद्री रास्ते से, और ये आए थे मित्रों 1608 ईस्वी में। और हेक्टर नामक एक जहाज़ था, उससे भारत में आए और भारत के एक बंदरगाह था सूरत बंदरगाह, सूरत बंदरगाह पर उतरे। यानी कि भारत में जो गुजरात राज्य है उसमें शहर पड़ता है सूरत, तो वहाँ पर जो बंदरगाह था उस पर हेक्टर नामक जहाज से कौन? विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रथम प्रतिनिधि बनकर के भारत आए। उनका मकसद था कि भारत में किसी भी प्रकार से हमें व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। ठीक है। तो विलियम हॉकिंस भारत आते हैं और भारत में तत्कालीन उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। क्या नाम था मित्रों? जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर थे और मुगल बादशाह जहांगीर से 1609 में कौन? विलियम हॉकिंस इस जहांगीर से आगरा में क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। पर उस समय विलियम हॉकिंस को भारत के साथ व्यापार करने की
परमिशन पूरी तरह से नहीं मिली थी, फिर भी अंग्रेज़ों के द्वारा सूरत में 1611 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया था, जो कि एक तरीके से इल्लीगल था। ठीक है, तो प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की अंग्रेज़ों ने? सूरत में। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, दूसरे प्रतिनिधि की बात करते हैं। प्रथम प्रतिनिधि कौन आया था? विलियम हॉकिंस। दूसरे प्रतिनिधि की बात करें तो दूसरा प्रतिनिधि था, उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे कौन? उनका नाम है जेम्स, विलियम जेम्स। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। ठीक है, तो इनके राजदूत के रूप में आते हैं कौन? सर टॉमस रो। कौन आते हैं? सर टॉमस रो। तो भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दूसरे कोई व्यक्ति व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आते हैं तो उस व्यक्ति का नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो। मैं आपको बता दूं कि सर टॉमस रो भारत में आए और इन्होंने भी जहांगीर से मुलाकात की। कब आए थे सर टॉमस रो? देखिए, सर टॉमस रो जो दूसरे प्रतिनिधि हैं, ये भारत आए और कब आए थे? ये आए थे सितंबर 1615। ठीक है, सितंबर 1615 में दूसरे प्रतिनिधि सर टॉमस रो भारत आए और अजमेर में, आप जानते होंगे, अजमेर में एक दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। उस दुर्ग में सर टॉमस रो किससे मिलते हैं? जहांगीर से। किससे मिलते हैं? जहांगीर से। अब इस बार टॉमस रो को पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन मुगल बादशाह जहांगीर से मिल चुकी थी। 1600 दूसरी जो व्यापारिक कोठी स्थापित अंग्रेज़ों ने की वो दक्षिण भारत में की। दक्षिण भारत में एक जगह है और उस जगह का नाम है, कई जगह लिखा है मछलीपट्टनम, कई जगह लिखा है मूसलीपट्टनम। ठीक है, तो मछलीपट्टनम दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी अंग्रेजों द्वारा कहाँ स्थापित की गई? आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है मछलीपट्टनम, वहाँ पर स्थापित की गई। ठीक है, तो हमने यहाँ बात की कब ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापारिक मकसद से भारत में प्रथम प्रतिनिधि कौन आए? प्रथम प्रतिनिधि का नाम था विलियम हॉकिंस। दूसरे प्रतिनिधि आए सर टॉमस रो। आगे हम चलते हैं, देखो आगे बात करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम कोठी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्रथम कोठी कौन सी है? सूरत। कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में। ओके, दूसरी जो दक्षिण भारत में प्रथम थी वो थी मछलीपट्टनम। ठीक है, कौन सी थी? मछलीपट्टनम। अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य विस्तार। अब देखिए, अंग्रेजों ने चाहा, पहले तो व्यापारिक मकसद से भारत में आए, मगर बाद में उन्होंने एक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वो चाहते थे कि भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर हम क्या जमा लें? कब्जा जमा लें। तो अंग्रेजों ने प्रथम प्रयास किया है प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया मित्रों 1757 में। ठीक है, कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो एक तरीके से भारत में अगर साम्राज्य विस्तार की नींव पड़ी अंग्रेजों की, तो वो कब से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। मगर पूरी तरह से स्थायी रूप से भारत में अंग्रेजों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वो किया था अक्टूबर 1764, जब एक युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के बीच, बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और अवध के नवाब, इनके मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें भी अंग्रेजों की क्या होती है? अंतिम रूप से विजय होती है और अंग्रेज पूरी तरह से भारत में एक अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब होते हैं। तो हमें याद रखना है कि अंग्रेजों ने जो भारत में पहली बार अपना साम्राज्य स्थापित करने का जो प्रयास किया वो किया था प्लासी के युद्ध में। एक तरीके से नींव पड़ चुकी थी उनके साम्राज्य की। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें पूरी तरह से भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में वो कामयाब हुए, साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए।
तो भारत में कंपनी के शासन की स्थापना, ठीक है, कंपनी के शासन की स्थापना कब होती है? बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। कंपनी के शासन की स्थापना कब हुई? बक्सर के युद्ध के बाद, जो 1764 में लड़ा गया। अब थोड़ा सा इसका इतिहास देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया, तो उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजों के जो द्वारा बनाए गए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। तो थोड़ा सा एक विस्तार का देख लें तो भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को दो रूपों में हम देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में, और एक हम देख सकते हैं ताज या क्राउन के शासन के रूप में। इसका मतलब ये है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी जो भारत की शासन व्यवस्था संचालित कर रही थी, उसके बाद सीधा ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ का जो सम्राट था, उसने अपने हाथों में शासन व्यवस्था को ले लिया। और ये घटना कब घटित हुई? जब भारत में पहली बार 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का प्रयास किया गया। उस समय के बाद सीधा शासन कंपनी के हाथों से कहाँ चला गया? ताज के हाथों में, ठीक है। तो देखिए, कंपनी का शासन चला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लगा करके 1858 का भारत परिषद अधिनियम तक, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई और उसके बाद 1858 में ही एक तरीके से कंपनी के शासन की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। देखिए, थोड़ा सा डायग्राम मेरे द्वारा बनाया गया है, इसको देख लें कि इसका क्रम क्या रहेगा। उसके बाद हम एक एक करके जितने भी एक्ट हैं, जितने भी चार्टर एक्ट हैं और अधिनियम हैं, उन सब के बारे में आने वाली जो वीडियो में अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में क्या आई? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को। उसके बाद जो प्रथम एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया, चार्टर एक्ट जिसे कहते हैं, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, और उसके बाद हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। उसके बाद हम चार्टर एक्टों में पहला देखेंगे 1813 ईस्वी का, फिर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और फिर होगी, देखो अब अंग्रेज़ों से जब भारतीय लोग ज़्यादा परेशान हो गए और उनकी जो मनसा थी, पूरी मानसिकता थी, जब भारत उन्हें पूरी तरह से, भारत के लोगों ने पूरी तरह से पहचान लिया, जान लिया, तो 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था वो तो क्या हो गया मित्रों? समाप्त हो गया। और फिर स्टार्ट होता है किसका शासन? ताज का शासन। देखो, 1858 तक तो कंपनी का शासन है, फिर 58 से 1947 तक चलता है किसका? ताज यानी क्राउन का। देखिए, 1857 का विद्रोह, उसके बाद एक अधिनियम लेके आए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें एक थोड़ा सा मैं भूल गया था, चार्टर एक्ट, इसमें एक चार्टर एक्ट और है गया है 1853 का। तो चार्टर एक्टों की श्रेणी में वो अंतिम एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो, 1858 के बाद 1861 में भारत शासन अधिनियम लेके आए, फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम लेके आए, फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम लेके आए अंग्रेज। फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कई बार इनके नामों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है मित्रों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और इसका है दूसरा नाम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 के अधिनियम के बाद सीधा आता है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसका एक मान के चलो कि भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से अनुग्रहित किए गए। उसके बाद 3 जून योजना के तहत अंग्रेज भारत से तो गए, मगर उसी के दौर में भारत को जैसे स्वतंत्रता मिली तो भारत का विभाजन भी हो चुका था। तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए मित्रों, 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन, ठीक है। तो हमने यहाँ जो अंग्रेज़ों का आगमन है, ऐतिहासिक क्रम की अगर हम बात करें तो अंग्रेज आए, कंपनी का शासन रहा, उसके बाद क्राउन का शासन रहा, फिर अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, ठीक है। और यहाँ तक हमने चर्चा की है छोटी छोटी। अब कल जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे की वीडियो का इंतज़ार करें।
कल फिर मिलते हैं बड़े जोश के साथ। आपका अगर एक तरीके से आप हमारा साथ देंगे तो हम बहुत और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।